एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज बात करने वाले हम संधि के परिचय की। अब संधि का परिचय किस रूप में लेना है, वहां देख रहे हैं एक हिंदी का भी नाम है और एक संस्कृत का भी नाम है। तो संधियों का जो परिचय है वो दोनों एक साथ हम लेंगे। जहां पर हिंदी होगी वहां उसकी बात करेंगे, जहां पर संस्कृत होगी उसकी बात करेंगे। कुछ जगह है हिंदी कम है और संस्कृत में कुछ बढ़ के जाएगी संधियां। अब इसमें प्रकार कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, संधियां क्या होती हैं, कहाँ अनिवार्य है, कहाँ ऐच्छिक है, कब स्वर संधि होगी, कब व्यंजन संधि होगी, आज उन्हीं की बात करने वाले हैं। किसी नियम कानून की बात नहीं करेंगे। पहले हम बात करेंगे आज संधियों के परिचय की। तो आइए हम लोग देखते हैं संधि परिचय। ये सबके लिए अनिवार्य है, मतलब टेट के लिए भी यह काम कर जाएगा, सी टेट में भी कहीं कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए काम कर जाएगा। डीएलएड का जो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में भी पूछा जाता है कुछ संस्कृत की चीजें संधियों में। इसके अलावा हाई स्कूल इंटर जहां जहां भी संधियां हैं सबकी कॉमन है, ऐसा नहीं है कि हर जगह नियम अलग है। अब हो सकता है उनका लेवल थोड़ा कम ज्यादा रहता है, लेकिन स्टार्टिंग, शुरुआत, प्रारंभ, आरंभ जो भी है वह ऐसे ही होगा कि हम संधियों के बारे में थोड़ा सा जानें। तो आइए हम लोग सीधे बात करते हैं संधियों पर। संधि का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको जान लें। संधि को तीन तरह समझ सकते हैं। एक कह सकते हैं संधियों का मतलब मेल होता है, एक हम कह सकते हैं संधि का मतलब जोड़ हो सकता है। अब ये चाहे जोड़ हो चाहे मेल हो, युद्ध में भी संधियां होती थी। जब कोई लड़ाई होती थी, अगर दोनों पक्ष, दोनों राज्य के राजा कहीं कहीं जब अपने युद्ध को विराम अवस्था में लाते हैं तो संधि कर देते हैं, लेकिन उस संधि के पीछे एक कंडीशन होती थी, एक शर्त होती थी। तो यहाँ पर भी लागू होगा, अगर संधि करेंगे हम तो संधियों पर कोई न कोई कंडीशन होगी। ऐसा नहीं कि हर जगह संधि हो जाएगी, कहीं कहीं वो नियम होगा जिस नियम के अनुसार पर वो संधियां होती हैं। अब संधियों की बात आए तो हमारे जो शब्द हैं, जो पद हैं, कहाँ कहाँ संधियां अनिवार्य हैं, कहाँ कहाँ संधियां ऐच्छिक हैं, हम उनकी बात करेंगे, उनके प्रकारों की बात करेंगे, और हिंदी में कितना पढ़ना है उनकी बात करेंगे, कौन हिंदी में नहीं पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना, उनकी बात करेंगे। तो आइए सीधे देखते हैं हम लोग संधि के प्रकारों पर चल रहे हैं, और सबसे हम बात करेंगे कि संधियां अनिवार्य कहाँ पर हैं। देखिए, एक होता है अनिवार्य, एक होता है ऐच्छिक। तो पहले हम लोग अनिवार्य की बात करेंगे। अनिवार्य का मतलब आप समझ रहे हैं कि कुछ जब हम प्रश्न लिखते हैं लिखा रहता है कि प्रश्न नंबर 2 अनिवार्य है, मतलब उसको हमको करना ही करना, वहाँ हमारी इच्छा नहीं चलेगी, हमको लगाना है। लेकिन इसी अनिवार्य का जब विलोम ले लेते हैं तो ऐच्छिक हो जाता है। वो हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम उसको करें या न करें। तो अब ये पता करना है कि कहाँ कहाँ संधियां अनिवार्य रूप से चलती हैं, तो उनको देख लें। संधियां देखिए, 3 स्थलों पर, 3 जगहों पर संधियां अनिवार्य होती हैं। एक तो पद में होता है, पद का मतलब सीधे सीधे शब्दों में संधियां होती हैं, वहां हमको अनिवार्य रूप से करना है। एक संधियां देखिए उपसर्ग में होंगी, वहां पर हर हाल में हमको क्या करना होगा, संधियों को मिलाना होगा, मतलब उपसर्ग के साथ पदों को जोड़ा जाएगा, वहां अनिवार्य होगा। एक देखिए समास में भी संधियां होती हैं। 3 जगह ये अनिवार्य होती हैं कि हम शब्दों में, पदों में कर सकते हैं, उपसर्ग के साथ संधियां लाएंगे और समास के साथ लाएंगे। अब कुछ जगह ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक मतलब जब हम अनुवाद पढ़ते हैं संस्कृत का तो वहां पर वो हमारे लिए ऐच्छिक है। जैसे सही रहेगा, अर्थात अगर हम यह लिख दें गच्छामि अहम, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है गच्छामि अहम। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐच्छिक है, हमारा अनुवाद सही है कि अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर ऐच्छिक है, अगर हम चाहें तो इसको अपनी इच्छा से इन दोनों लोगों को जोड़ सकते हैं। जुड़ेगा कैसे, हम जोड़ के दिखा रहे हैं। किस नियम से जुड़ रहा है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये गच्छामि है, म से ह्रस्व ई निकलेगी और उसके बाद अ आएगा, आगे फिर अहम जैसे है वैसे पढ़ा हुआ है। हम ऐच्छिक दिखा रहे हैं, आप करिए या ना करिए, इच्छा के ऊपर है।
तो 3 तरह से संधियां अनिवार्य हैं, एक तरह का ऐच्छिक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, य, ई और अ। तो ई का मतलब ये यण संधि का एक नियम है, ई उ री ली के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ये अपना नाम बदलते हैं। मतलब ई कहेगा कि भैया अब हम या हो जाएंगे, उ कहता है हम वह हो जाएंगे, ऐसे ही री कहेगा हम र हो जाएंगे और री कहेगा हम ल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। तो हम हो गया गच्छाम और यहाँ पर यह हलंत हो जाएगा, आगे अहम है। और कई बार बताया गया है कि वर्णों को स्वर और व्यंजन के साथ कैसे मेल कराते हैं। यहाँ पर देखिए मेल हो जाएगा तो बनेगा क्या, उसकी बात। ये आधा म है, हल युक्त है, ये भी हल युक्त है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो फिर हम लिखेंगे गच्छाम। ये ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि यह स्वर का अनुगामी है, मतलब स्वर आगे आगे व्यंजन पीछे पीछे। अब इसमें पूरा पूरा जुड़ेगा तो हो जाएगा यह हम हो जाएगा। अब ये बेचारा हल युक्त है, मतलब आधा व्यंजन है, तो इसको भी सहारा चाहिए, तो आगे जुड़ जाएगा, हो जाएगा गच्छाम। ये आगे आधा म हो जाएगा मेहम, तो गच्छाम मेहम। मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं ऐच्छिक। तो मूल रूप से हमको 3 जगह ध्यान देना है कि संधियां 3 जगह अनिवार्य होती हैं। कहाँ का अनिवार्य होती हैं? पदों में, उपसर्ग में और समास में। अब सबका एक एक उदाहरण देख रहे हैं। ऐच्छिक हम लोग देख लिए, ये आपकी इच्छा पर है, ये करिए या न करिए। अब कहाँ कहाँ अनिवार्य उसको देखा जाए। पहला हम बताए हैं पद में। पद में अनिवार्य होता है, जिसको मतलब शब्दों में अनिवार्यता होती है, क्योंकि ज्यादातर जो नाम होते हैं वो संधियों से ही बनाए गए। जैसे अगर किसी का नाम, मान लीजिए हम किसी का नाम गणेश है, तो गणेश को हम गणेश ही बुलाएंगे या नहीं कहेंगे उसका संधि लेकर पदों को अलग अलग करके, नहीं कहेंगे गण धन ईश, मतलब ये नहीं कहेंगे गण ईश यहाँ आइए, ऐसा नहीं कर सकते। हम यह नहीं कहेंगे आज विद्या आलय जा रहे हैं, विद्या आलय जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। हम संधियों, वहाँ अनिवार्यता होती है कि अनिवार्य रूप से संधि करके ही बोल सकते हैं। हम यह भी नहीं कर सकते कि आपका सुधन आगतम है, ऐसा भी नहीं कर सकते। मतलब हर जगह में संधियों को करते हैं। इनको बुलाएंगे तो कहेंगे गणेश, गणधन इसमें आएगा। शुधन आगतम में कहेंगे स्वागतम के रूप में कहते हैं। विद्या को हम एक साथ विद्यालय बोलते हैं, मतलब विद्या अलग पद है, ये अलग पद है, दोनों पदों का एक साथ मिलाकर एक संधि हो जाती है। तो पहला प्रकार हम लोग देख लिए कि पदों में होगा। कैसे होगा उसकी बात अलग है। मनोज आपको मिलेगा, ये मनोज भी क्या है, यह भी संधि, लेकिन कैसे है, कौन संधि है? यह मनह धन ज से बना है। लेकिन हम अगर किसी का नाम मनोज है तो नहीं कहेंगे भैया मनह धन ज, मनह ज यहाँ आइए, नहीं बोल सकते। मतलब यहाँ अनिवार्य है। तो हम लोग पहले अनिवार्यता देखे कि संधियां कहाँ पर हुई हैं, एक पद में हुई हैं। दूसरी अनिवार्यता देखे कहाँ पर जाएगी। दूसरी अनिवार्यता हम लोग उपसर्ग में लेके आते हैं। अब उपसर्ग जानते हैं कि 22 उपसर्ग संधियां हुई हैं। एक अनिवार्यता कहाँ है? उपसर्ग की। अब उपसर्ग में एक उपसर्ग आपको पता है, संस्कृत में 22 उपसर्ग, प्र, परा, अन्वर, निर्दुर, वियांग। तो एक उपसर्ग हम प्रति लेके चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए कहा जाता है कि प्रतिधन एक, यह नहीं कहा जाए कि प्रत्येक लोग आ जाए। हम लोग कहते हैं प्रत्येक आदमी को बुलाया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी को बुलाया जा रहा है, प्रत्येक गांववासी को बुलाना है। लेकिन वहां ऐसा नहीं कहेगा कि प्रति एक आदिवासी आएंगे, प्रति एक ग्रामवासी आएंगे, प्रति एक विद्यार्थी आएंगे, प्रति एक अध्यापक आएंगे। वहां अनिवार्यता है कि हमको संधि करके ही बुलाना है। अर्थात जब इनकी संधियां चलेंगी कि किस नियम से हो रहा है उसकी भी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको अलग करेंगे, ये हिंदी में बताया गया है, संस्कृत में बताया गया है कि हम शब्दों का पहले विच्छेदन करेंगे। तो देखिए शब्दों का अलग कर दिए, यहाँ से ई निकलेगा, यहाँ से फिर आ गया एक। अब
एक यण संधि है, हम आगे उसकी बात करेंगे, अभी तो संधियों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बना कैसे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए नियम यण संधि कहती है, यण प्रत्याहार, कि ई उ री के बाद, ई उ री और री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, मतलब इनके बिरादरी से कोई भिन्न आएगा तो ये जो है वह गुस्सा हो जाता है, कहेगा अब हम यहाँ रहबा नहीं करेंगे, हम अपने जगह पर किसी और को भेजेंगे। तो भेजेगा किसको? जो उसके उच्चारण स्थान से मैच करते हैं। ई यहाँ पर वा आ जाएगा, यहाँ पर रा आ जाएगा, यहाँ पर ला, ये संधियों पर हम बात करेंगे। तो ई कहेगा भैया हम अब नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी बिरादरी का कोई नहीं आया है, हमारे बिरादरी से भिन्न आया है। ई के स्थान पर यह हो जाता है और आगे एक हो जाता है। अब इनको मिला लेंगे, तो देखिए हम लोग इसको मिलाने के बाद यह इसके साथ जुड़ेगा तो यह पे एक की मात्रा आ जाएगी, हो जाएगा एक, ये मात्रा इस पर लग गई। अब ये बेचारा आधा हल युक्त व्यंजन है, तो इसका तो कोई अस्तित्व नहीं है, तो यह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए किसी स्वर के साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, हो जाएगा प्रत्येक। हम ये दिखाना चाह रहे थे कि संधियां जो हो रही हैं वो पदों में हो रही हैं। एक तरह की संधियां जो है उपसर्ग के साथ होती हैं। तीसरी संधि देखिए जो होती है वो समास में होगी। तीन तरह की संधियां होती हैं, समास में भी संधियां होती हैं। अब समास में संधियां कैसे होती हैं उसकी बात कर लिया जाए। देखिए समास में कहाँ संधि हो रही है। समास में अगर संधि की बात करेंगे तो जैसे कह दिया गया नील धन अंबर, ये कौन समास है, को क्यों नहीं है? पीत धन अंबर लिखते हैं, पीत धन अंबर। अब ये समास है, कौन समास है, कैसे है, अभी उस पर दिमाग नहीं लगाना, केवल हम दिखाना चाह रहे हैं कि संधियां कहाँ अनिवार्य होती। अब यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये जुड़ जाएंगे, तो नील से देखिए यहाँ से अ निकलेगा। अगर इसको अलग करें तो हम इस संधियों को भी दिखा दे रहे हैं कि समास में कहाँ संधियां हो रही। हम लिखेंगे यहाँ पर नील, इसमें से हल युक्त के बाद अ बाहर जाएगा, फिर आके है देखिए अ है, फिर अंबर पूरा वैसे ही उतार दे रहे हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर अ के बाद अ, ये दीर्घ संधियों में आएगा, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, आज मैं केवल संधि के परिचय पे ले चल रहा हूँ कि संधियाँ कहाँ अनिवार्य हैं, कहाँ नहीं अनिवार्य हैं। यहाँ पर देखिए इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आ की मात्रा है, मतलब अ और आ दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ बनेंगे, जिसको बड़का बड़का आ बोला जाता है। ये बड़का आ हो गया। उसके आगे जैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये दोनों तो बड़का हो गए, अब ये जो आगे पड़ा है अंबर, तो ये आंबर हो गया। अब वही बात फिर है कि ये व्यंजन हल युक्त है, ये स्वर का पीछा करेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा नीलांबर। ऐसे ही पीतांबर होता है। कहने का मतलब संधियां तीन जगह हम बताए हैं क्या होती हैं, वो अनिवार्य तीन ही जगह संधियां मिलेंगी। इसी पर कई तरह की संधियां चलेंगी। और एक ऐच्छिक होता है, जैसे ऐच्छिक में क्या कर रहे हैं, लिख दें अहम विद्यालयम विद्यालयम गच्छामि। अब संस्कृत में अगर आपका अनुवाद सही है, मतलब हर पद पुरुष के अनुसार वचन लगाया गया, जब ये अनुवाद का प्रकरण चलेगा तो हम वहां बताएंगे। इस कारण अभी छोटे छोटे मैं रूप को लेके आ रहा हूँ कि जब रूप तैयार होगा तभी हम संस्कृत में अनुवाद सीखेंगे, प्रत्यय सीखेंगे, कारक सीखेंगे। तो यहाँ पर मान लिख दिया गया हम विद्यालय में गच्छामि। अब हम इसको उलट पलट भी सकते हैं, क्योंकि यह सिस्टम सही हो गया है। हर जगह अपने अनुसार ये उत्तम पुरुष के एक वचन के अनुसार यह लगा हुआ है, तो यह सही है। लेकिन अगर यहाँ हम सोचें कि कहीं संधियां हो सकती हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यह इच्छा पर है। हम इसको लिख सकते हैं अहम, इसको पहले लिख दे रहे हैं गच्छामि, और उसके बाद फिर लिख दे रहे हैं विद्यालय। यह भी उतना सही है कि जितना पहले वाला सही है। दोनों अनुवाद अपने जगह पे एकदम राइट है, सही है। एक जगह संधि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको पहले लिख दे रहे हैं, देखिए गच्छामि, और आगे फिर इसको लिख दे रहे हैं अहम, और विद्यालय में आगे है,
यह भी उतने सही है जितनी पहली लाइन सही है। विद्यालयम, यह कब म होगा कब हलंत होगा, अभी उस पर एकदम मत जाइए। कभी कभी विद्यालय में आपको ऐसे मिलेगा, उसका भी नियम कानून है, उसके बाद में बात करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा फिर यहाँ पर देखिए वही बात होगी। अब यहाँ पर हम इनकी संधि कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको छोटा कर दिया जाए तो गच्छामि म से ह्रस्व ई निकलेगी, उसके आगे अहम आ गया है, आगे जो जैसे हम उसको छोड़ दें। यहाँ से संधि कर सकते हैं। कौन संधि होगी? देखिए फिर वहां पर देखिए ई के बाद कोई इसकी बिरादरी का, इसकी जाति का नहीं आया, ये कहेगा। यदि ई उरिले के बाद यहाँ पर फिर वही अणसंधि आके टकराएंगी, कहेंगे हम अपना नाम बदलेंगे, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, और ई जो है वह कहेगी मैं नहीं रह सकती। अब यह नहीं रहेगी, कहेगी अपने स्थान पर मैं किसी और को भेज रही हूँ, यह ई के स्थान पर यह को भेजेगी। आगे फिर क्या है? अहम, और जैसे वैसे हम छोड़ रहे हैं। यहाँ फिर देखिए यह ठीक है, करिए या न करिए, जानते रहिए। अब यहाँ देखिए यह के साथ यह जुड़ेगा, फिर हो जाएगा गच्छाम, और यह इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा यहम। अब जोड़ लीजिए, यह म इस पे जुड़ जाएगा तो सीधा बनेगा गच्छा म, इसके साथ जुड़ जाएगा धम्म यहम। हम इसको कर सकते हैं गच्छाम्यहम। अहम गच्छामि, अगर विद्यालय को हटा दें तो यहाँ पर देखिए फिर संधि हो गच्छाम्यहम विद्यालय। तो ये ऐच्छिक है। तो बात समझ में आई कि हम संधियां 3 प्रकार से अनिवार्य रूप से करेंगे, एक ऐच्छिक करेंगे। अब हमको संधियां पढ़ना कितना है वो ध्यान दें। क्या क्या पढ़ना है? देखिए संधियों को हमको पढ़ना, जो संधियों का प्रकार है वह 3 प्रकार से हम संधियां आती हैं। पहले प्रकार का नाम स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरे प्रकार का नाम है व्यंजन संधि, और तीसरे प्रकार का नाम है विसर्ग संधि। ये 3 संधियों पर हमको चर्चा करनी है, हिंदी में भी संस्कृत में भी, दोनों में चर्चा करनी है। अब प्रश्न कैसे बनेंगे वो ध्यान दीजिए। प्रश्न बनने का तरीका क्या होता है? एक प्रश्न ऐसे बनता है कि पहला पूछेगा, नंबर 1 प्रकारों को जान लीजिए। पहला पूछेगा संधि कीजिए, कुछ 2 पद देंगे और कहेगा संधि कीजिए, मतलब इनमें संधियां कौन सी होंगी, मतलब संधि कर दीजिए, पहला प्रश्न। दूसरे तरह का प्रकार पूछेगा संधि को विच्छेद कर दीजिए। संधि का विच्छेद होगा, उनको आपको अलग करना होगा, ये दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार पूछेगा, तीसरा जो प्रकार है वो पूछेगा कि संधि का नाम पहचान लीजिए। संधि नाम मतलब वो कौन सी संधि है, उन संधि के प्रकारों को पहचानना है। और अगला प्रकार जो पूछेगा, चौथा पूछ सकता है किस नियम से हुआ है, यह पूछ सकता है। 5वां प्रकार पूछ देता है कि संधि का सूत्र कौन सा लगा है। इतने तरह के प्रश्न बनते हैं हमारे संधियों में। संधि कर दीजिए, संधि का विच्छेद कर दीजिए, संधि का नाम बता दीजिए, वो किस नियम से हुआ है, और एक संधि का सूत्र पूछेगा। इतने तरह से पढ़ना है।